हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ के नियम या किरचॉफ के नियम पर कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। किरचॉफ वैसे ज़्यादातर किताबों में रहता है, एनसीईआरटी में किरखोफ है, तो कोई बात नहीं, इससे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। एक चित्र दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि संलग्न चित्र में धारा स्मॉल आई का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में 2017 में और 2019 में आया था। ये चित्र बना हुआ है, धाराओं के मान दिए हुए हैं, संधियां नाम पी क्यू आर लिखा हुआ है, ठीक। और ये लास्ट में जो आई धारा इस शाखा में बह रही है, इसका मान निकालना है, ठीक। किरचॉफ के धारा नियम से क्या है कि किसी भी संधि पर आने वाली जो धाराओं का योग है, विद्युत धाराओं का योग है, वह संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। हम लोग जो किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, वहाँ से इसको निकाले थे। अब एक तरफ से शुरू करते हैं। अभी संधि पी पर देखते हैं तो हमको देखो 1 2 3 4 चार धाराएं हैं उसमें, तो 1 2 3 पता है, चौथी हम I1 निकाल सकते हैं। ये आ रही है, ये आ रही है, तो 2 और 2 एम्पियर ये आने वाली हैं, और पी से ये 1 एम्पियर निकल रही है और एक I1 निकल रही है। तो संधि पी पर क्या हो जाएगा, 2 + 2 एम्पियर बराबर I1 + 1 एम्पियर। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 2 4 है और एक इधर आएगा तो 3, यानी I1 का मान आपको मिल जाएगा 3 एम्पियर। अब ये I1 पता हो गया है, अब आप संधि क्यू पर पहुँचिए। यहाँ पर आने वाली कौन कौन सी धारा है, I1 केवल अकेले आने वाली है। क्यू पर जाने वाली धारा में एक तो 1 एम्पियर है और दूसरा I2 है, यानी I1 बराबर 1 एम्पियर + I2 हो जाएगा। तो I1 बराबर I2 + 1 एम्पियर। I1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं कि 3 एम्पियर है, ठीक। ये मान रख लेंगे। यहाँ से हम कहें तो I2 बराबर I1 - 1 एम्पियर, और I1 का मान 3 एम्पियर आ चुका है, तो फिर I2 हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी अब हमको यहाँ तक की धारा पता हो गई है। अब आप आ जाओ संधि आर पर। यहाँ आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, एक तो I2 आ रही है संधि की ओर, दूसरा ये 1 एम्पियर आ रही है, ठीक। 2 आने वाली हो गई और 1.2 हट रही है और I भी वहाँ से हट या निकल रही है। तो ठीक है, इन दोनों धाराओं का योग इन दोनों धाराओं के योग के बराबर होगा। तो इस संधि आर पर हम कहें तो I2 + 1 एम्पियर बराबर 1.2 एम्पियर + I, ठीक है। I2 का मान हम निकाल चुके हैं, 2 एम्पियर, मान हमने रख दिया। यहाँ से हमको I का मान मिल गया 1.8 एम्पियर या 1.8 एम्पियर। ये जो संधि आर से निकलने वाली धारा है और यही हमें निकालना था, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में 2012 में ये प्रश्न आया है। एक चित्र बना हुआ है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बिंदुओं ए व सी के मध्य विभवांतर की गणना करना है, ठीक है। ए और सी के बीच विभवांतर बताना है, प्रतिरोध कहाँ कितना लगा हुआ है, सेल कौन सी कितनी लगी हुई है, वो सब प्रश्न में दिए हुए हैं। जैसे देखो यहाँ ए से बी के बीच में ये 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल और 1 ओम का प्रतिरोध, बी से सी के बीच में 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल और 1 ओम का प्रतिरोध, ए और सी के बीच में केवल 2 ओम का प्रतिरोध है, ए और डी के बीच में एक सेल और प्रतिरोध मान दिया हुआ है, उसी तरह सी और डी के बीच में सेल और प्रतिरोध। अब कहा नहीं गया है, हो सकता है ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध रहे हों और आंतरिक नहीं भी रहे होंगे। अगर बाह्य परिपथ के भी प्रतिरोध हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें मतलब केवल इससे है कि ये प्रतिरोध हैं जो उस शाखा में लगे हुए हैं, ठीक। हम पहले कोशिश ये करेंगे कि इस जाल में से हम कुछ को हटा के उनके तुल्य द्वारा विस्थापित कर सकें। जैसे ये सेल और ये सेल, देखिए आप अगर ए से लेके बी से लेके सी तक अगर आप जाइए तो ये ए से बी और बी से सी तक जाने में तो कहीं धारा बट नहीं रही है, तो इसका मतलब ए बी सी इस रास्ते में जो भी कुछ लगे हैं, चाहे वो आपके सेल रहे हों चाहे वो आपके प्रतिरोध रहे हों, वो सभी श्रेणी क्रम में है, ठीक। श्रेणी क्रम में है तो इन सेलों के विद्युत वाहक बल सीधे सीधे जुड़ जाएंगे और इन दोनों प्रतिरोधों के मान जुड़ जाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 + R2। और विद्युत वाहक बल में पर दिशा का ध्यान दो, ये वाला सेल चाहेगा कि धारा इधर की दिशा में जाए, ये वाला सेल चाहेगा कि नहीं धारा इस दिशा में आए, है ना। 3 वोल्ट वाला चाहता है कि सी से बी की ओर धारा आए, 2 वोल्ट वाला ये सेल चाहता है कि नहीं ए से बी की ओर जाए, और ए से बी की ओर जा रही तो बाद में बी से सी की ओर जाएगी।
तो ये दोनों सेल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब इनके विद्युत वाहक बल घटेंगे। श्रेणी क्रम में है, अगर एक ही दिशा में होते तब तो सीधे जुड़ जाते विद्युत वाहक बल, लेकिन चूंकि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये चाहता है कि धारा ऐसे बहे, ये चाहता है कि धारा ऐसे बहे, तो अब बड़े ये हैं तो चलेगी इनकी, परिणामी विद्युत वाहक बल इनकी दिशा के हिसाब से होगा। और कितना होगा, 3 - 2 वोल्ट यानी 1 वोल्ट। और इस शाखा में ए बी सी में हमारी परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम और 1 ओम मिला के 2 ओम। तो हमारा केवल दिखाने का उद्देश्य ये था कि अब हम इन दोनों को हटा करके इस एक सेल द्वारा विस्थापित कर सकते हैं। 2 वोल्ट और 3 वोल्ट को हटा के 1 वोल्ट की एक सेल जो इनके हिसाब से चलेगी, यानी उसका धन इलेक्ट्रोड इधर की ओर धारा ले जाएगा। और 1 ओम और 1 ओम के ये दो प्रतिरोध मिलके 2 ओम के प्रतिरोध हो गए, है ना। इसी तरह से इस सेल और इस सेल में आप गौर करो, जब आप सी से डी और डी से ए वाले रास्ते पर बढ़ रहे हो तो 4 वोल्ट वाली सेल चाहती है कि धारा इधर बहे, फिर आगे इधर जाएगी, और ये सेल भी चाहती है कि धारा इधर ही बहे। तो यहाँ पर दोनों सेलें एक ही दिशा में जुड़ी हुई हैं, तो मतलब श्रेणी क्रम है और दोनों की दिशाएं एक हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं, तो इनके और इनके विद्युत वाहक बल जाएंगे जुड़। तो इन दोनों को हटा के एक हम 6 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की सेल लगा सकते हैं इनकी दिशा में, और 1 ओम और 1 ओम के ये प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है, क्योंकि कहीं धारा का विभाजन नहीं हो रहा है सी डी ए तक पहुंचने में, है ना। तो 1 और 1 ओम श्रेणी क्रम में है, सीधे प्रतिरोध जुड़ गए 2 ओम, तो हमारा ये परिपथ इस परिपथ के तुल्य हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा, तो यही हमने किया है हल में शुरुआत में कि पहले भुजा ए बी सी में हमने कहा है कि परिणामी विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट इनके हिसाब से, परिणामी प्रतिरोध 2 ओम, ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए, तो ये हमने हटा लिया परिपथ, प्रतिस्थापित कर दिया उसको इससे। इसी प्रकार दूसरी भुजा ए डी सी में आप देखिए, वहाँ भी वही 4 वोल्ट और 2 वोल्ट श्रेणी क्रम में और एक ही दिशा में, तो परिणामी विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट हो गया, हमने यहाँ लगा लिया। परिणामी प्रतिरोध 1 ओम और 1 ओम जुड़ के 2 ओम हो गए, हमने यहाँ लगा लिया। हाँ, हमने कोशिश ये ज़रूर की है। अच्छा, ये जो चीज़ हम सब बता रहे हैं ना, आप चाहते तो इसको कॉपी में हल करते समय लिख सकते थे कि ये और ये श्रेणी क्रम में है, फिर दिशाएं विपरीत हैं तो परिणामी ऐसे होगा, प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में है तो सीधे जुड़ेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादातर प्रश्नों में हम ऐसा करें कि एक बार बोर्ड पर जब आपको प्रश्न दिख रहा हो तो उसी समय उसका उत्तर भी दिख रहा हो। तो ढेर सारी ऐसी गणितीय क्रिया है जो हम मौखिक तो आपको बोल के बताते रहते हैं, लेकिन बोर्ड पर उसको लिख के इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि फिर अगर हमें व्यू चेंज करना पड़ेगा, एक पेज के बाद दूसरे पेज पे आना पड़ेगा, एक बार बोर्ड पर लिखने के बाद मिटाना पड़ेगा, तो पिछले को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो हम एक बार ध्यान से समझाते चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सुनते हुए और अपने आप से जब सवाल लगा रहे होंगे तो उस चीज़ को आप एक बार फिर खुद से कोशिश करो पूरा लिख के करने की। बाकी हम फ्रेम बीच में बताए दे रहे हैं कि हाँ फिर ये करेंगे तो इतना मान आएगा, तो ऐसे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब इस तुल्य परिपथ से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ धाराएं मान ली, क्योंकि हमें ए और सी के बीच का विभवांतर चाहिए। अगर हम धारा निकाल सकें कि ए से सी वाली लाइन में धारा कितनी बह रही है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमारा हो जाएगा विभवांतर के बराबर। मान लिया हमने कि इस सेल से I1 धारा बह रही है। अच्छा, इस सेल से मान लिया कि I2 धारा बह रही है, और आप संधि ए पर गौर करो, I1 धारा पहुंच रही है और I2 धारा भी पहुंच रही है। इसका मतलब अब तीसरी बची हमारी धारा, संधि पर तीसरा परिपथ बचा ए से सी की ओर वाला। तो अगर ये दोनों पहुंच रही हैं तो इसमें इस दिशा में तो धारा नहीं हो सकती कि ये भी पहुंचेगी, तो इसका मतलब यहाँ से निकलना है धारा को। वो कितनी निकलेगी, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप संधि का नियम लगा करके धारा लिख सकते हो कि I1 + I2 होगी। ठीक है, ऐसे हो गया। अब जो प्रश्न में परिपथ दिया हुआ था, यानी अब प्रश्नगत परिपथ जो ये चित्र हमने बनाया है इस चित्र के अनुसार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बंद पास लेते हैं और समीकरण बनाते हैं, फिर I1 I2 के मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बंद पास देखते हैं A B C A में। अच्छा, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि साथ में इसमें चक्रण की दिशा, हमारे चलने का पथ क्या है वो भी बना लेते हैं। ना भी बनाए तो देखो हमने लिखा क्या है, A B C A है ना, यानी A से B की ओर, B से C की ओर गए हैं, यानी हम इस दिशा में घूमे हैं। ठीक, तो बनाना चाहो आप बना सकते हो कि A से B, B से C, C से A, है ना, इस दिशा में घूमे हैं। KVL का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लगाने पर। फिर लगाएंगे तो क्या करेंगे,
किसी भी प्रतिरोध से अगर आप धारा की विपरीत दिशा में गुजर रहे हो तो उसको धनात्मक लेना I और R के गुणनफल को। तो यहाँ आप देखो, हम जब A से B की ओर जा रहे हैं, हमारा रास्ता A से B की ओर है, धारा I1 प्रतिरोध 2 ओम उल्टा दिशा में जा रहे तो धनात्मक हमने लिया 2I1 विभव परिवर्तन। इस वाले सेल में धन इलेक्ट्रोड से प्रवेश कर रहे तो इसके विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेंगे -1। B से C पहुंचे, अब C से जब A की ओर आ रहे हैं तो धारा इधर दिखाया है हमने, आ रहे हैं हम C से A की ओर, उल्टा दिशा में आ रहे हैं धारा की, तो यहाँ भी हम इसका धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेंगे। तो ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा, है ना, 2I1 × I1 + I2। अब यहाँ सरल कर लिए, 2I1 यहाँ से, 2I1 यहाँ से 4I1 हो गया और 2I2 यहाँ का, ठीक है। और -1 जो इधर था ना बराबर 0 के बाएं पक्ष में, इसको हम उधर लेके चले गए तो हमारा समीकरण ये हो गया 4I1 + 2I2 = 1। ये एक समीकरण हुआ। इसी तरह से अब दूसरे बंद पास में, अच्छा बंद पास को लूप भी कहते हैं, तो जानबूझ के हमने फिर दोबारा दूसरा नाम लिख लिया है। भिन्न भिन्न नाम जानबूझ के हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको दोनों ध्यान में रहें। अब लूप ACDA में कहाँ है, ACDA, यानी अगर आप यहाँ चलने की दिशा कहो तो अभी फिलहाल हम इस दिशा में कह रहे हैं ना, चाहे आप यहाँ तीर बनाओ चाहे आप यहाँ तीर बनाओ, ऐसे कि हम इस दिशा में चल रहे हैं, A से C की ओर, C से D की ओर, D से A की ओर, ठीक। इस वाले लूप में जब आप A से C की ओर जा रहे हो तो ध्यान दो, आप धारा की दिशा में जा रहे हो ना, तो ये इसका और इसका गुणनफल ऋणात्मक लेंगे, तो -2 ब्रैकेट में I1 + I2। फिर आप आ जाओ C से D की ओर, यहाँ क्या है, यहाँ आप ऋण से प्रवेश करके धन से बाहर निकल रहे हो, सेल के हिसाब से चल रहे हो, इसका धनात्मक ले लो, +6 हो गया। फिर आप पहुँचे D से A वाली लाइन में, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध 2 ओम, दिशा धारा की दिशा, तो लेंगे ऋणात्मक इसके और इसके गुणनफल को, तो -2I2, और इन सब का योग हो जाएगा 0। ध्यान देना, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में हम सिग्मा डेल्टा V = 0 के हिसाब से चिन्ह परिपाटी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हम लोग सिग्मा E = सिग्मा IR के रूप में कहते तो धारा की दिशा में चलने पर हम I और R के गुणनफल को धनात्मक लेते। तो ठीक है, आपको जैसे भी पता है, पर हम एक ही तरीके की बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी हम कहेंगे कि अगर हम सिग्मा डेल्टा V = 0 कह रहे हैं किरचॉफ के वोल्टता नियम में, तो वहाँ पर हम सेल के धन इलेक्ट्रोड से बाहर निकलेंगे, यानी ऋण से प्रवेश करेंगे, और धन से बाहर निकलेंगे अगर जाते हुए चलते हुए, यानी हमारा जो पथ है, तो उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे। किसी धारावाही प्रतिरोध से जब निकलेंगे और धारा की दिशा में जिस दिशा में धारा बह रही है वही हमारे चलने की दिशा है, तो I और R के गुणनफल को ऋणात्मक लेंगे, है ना, अदरवाइज धनात्मक, इसका उल्टा धनात्मक। तो ठीक है, दूसरे में किरचॉफ के वोल्टता नियम से फिर इसको हमने सरल कर लिया। अब देखो, आप माइनस वाले इन पदों को हम मान लो इधर लेके चले गए, तो 2I1 अकेले, ठीक है, और यहाँ -2I2 और यहाँ -2I2, 4I2 हो जाएगा, है ना। इनको हम उधर लेके चले गए दाहिनी तरफ, 6 इधर पड़ा है, तो हमारा ये समीकरण हो गया। अब ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, इन दोनों को हम सरल कर लिए। अब जैसे इसमें हल करते समय हमने इसका हल नहीं दिखाया है जैसे, तो हमने सीधे हल करने के बाद जो आया लिख लिया। जैसे आप कैसे हल करते, यहाँ 4I1 है, यहाँ 2I1 है, इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 4I1 + 8I2 = 12 हो जाएगा। अब मान लो समीकरण 1 से आपने समीकरण 2 घटा दिया, या समीकरण 2 से आपने समीकरण 1 घटा दिया, यहाँ थोड़ा बड़े बड़े मान दिख रहे हैं समीकरण 2 में, यानी यहाँ 4I1 + 8I2 = 12, इसको घटा दिए तो 4I1 कट गया, यहाँ हुआ था 8I2 ना, और यहाँ 2I2 घट गया तो बचा 6I2, यहाँ कितना था 12, और यहाँ कितना 1, तो 6I2 = 11, यानी I2 = 11/6 एम्पियर। फिर हमने किसी एक में मान रख दिया I2 का, तो हमको I1 मिल गया, है ना। तो हल हमने इसका नहीं दिखाया है, फिर से ध्यान दिला दें, हम बीच में बस फ्रेम केवल बताते चल रहे हैं। तमाम ऐसी गणितीय गणनाएं हैं, ये तमाम ऐसी लिखने वाली चीज़ें हैं जिन्हें हम बोलकर बताते तो चल रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसे ध्यान से सुनते हुए समझ लोगे और समझ करके अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख लोगे। और ऐसा इसलिए कि हम चाहते हैं कि एक ही बार के बोर्ड के लिखे में जितना स्क्रीन पर आपकी एक बार में व्यू दिख रहा है, उतने में ही आपको पूरे प्रश्न का हल दिख जाए। अब I1 का मान मिल गया, I2 का मान मिल गया, तो हम इस भुजा A से C की ओर बहने वाली धारा यानी I1 + I2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, मालूम है। और प्रतिरोध कितना होगा, इन धारा और प्रतिरोध,
प्रतिरोध 2 ओम है, ए और सी के बीच विभवांतर कितना होगा, तो इस धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, यानी V ए और सी के बीच विभवांतर अगर V है तो सच दैट मतलब इस प्रकार होगा V का मान कि V बराबर ये धारा गुणे ये प्रतिरोध। मान हमने रख दिया, गुणा किया, सरल किया, मान लो 14/6 वोल्ट आया। ध्यान देना धारा ए से सी की ओर बह रही है, यानी ए वाला इधर वाला सिरा उच्च विभव पर है, इधर वाला निम्न विभव पर है। अगर आप ए और सी के बीच विभवांतर कहो कि हम ए का विभवांतर सी के सापेक्ष बता रहे हैं, तो ए का विभवांतर बता रहे हो सी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बताओगे वो माइनस होगा ना। तो धारा ए से सी की ओर प्रवाहित हो रही है, अतः ए उच्चतर विभव पर होगा, किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो वी ए सी यानी ए का विभवांतर सी के सापेक्ष, जो कि वी ए माइनस वी सी के बराबर होगा, यानी वी सी वाला घटाना है वी ए से, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे और विभवांतर इतना है, सरल करेंगे तो 2 से भाग दे सकते हैं, बाकी आगे भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2.333 वोल्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए ये इस प्रश्न का उत्तर रहा। एक प्रश्न और हल करते हैं इसके बाद किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक परिपथ दिया हुआ है, ये भी यूपी बोर्ड परीक्षा में 2014 में आया था। एक परिपथ दिया हुआ है, सेल प्रतिरोध, केवल प्रतिरोध और एक सेल के साथ एक प्रतिरोध। धाराओं के मान दिए हुए हैं कि इच्छा किसमें I3 धारा है, यहाँ I1 धारा है, इसमें I2 धारा है, और ये इस तरह जो तीर बनी हुई है ये धारा की दिशा है ना, कि जैसे इस वाले लूप में देखो तो धारा इधर से होते हुए इधर को जा रही है, इस वाले लूप में इधर से होते हुए इधर को जा रही है। ठीक है, तो ये धारा की दिशाएं हैं और हमें निकालना यह है कि I1, I2 और I3 के मान क्या होंगे इस वाले चित्र में। यहाँ हमको बहुत सरल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम लोग नियम लगाएंगे, समीकरण लिखेंगे और हल कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हल करते समय हमको दोबारा चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी। हल में क्या है, इस संधि सी पर आप देखो यहाँ तीनों धाराएं दिख रही हैं। I1 धारा पहुँच रही है, I2 जा रही है, I3 जा रही है। संधि पर पहुँचने वाली धाराओं का मान संधि पर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो किरचॉफ के धारा नियम से आप कहो तो I1 जो संधि पर पहुँचने वाली धारा इकलौती धारा है, उसका मान संधि से जाने वाली जो 2 धाराएं थीं I2 और I3 उनके योग के बराबर होगा। तो एक समीकरण हमारा ये हुआ। फिर हमारे पास बंद पास है ना, हम किसी भी क्रम में चल सकते थे। चाहे तो यहाँ जो दिशा ऐसे बनी थी चित्र में, ये उम्मीद की जा रही थी कि धारा इस दिशा में बही होगी, वो ना उस दिशा में भी हम चल सकते थे। जैसे यहाँ चक्रण AFCBA हमारा ये भी हो सकता था, या कई बार हमने फिलहाल जैसे लिखा है कि A से B की ओर, B से C से F और F से A की ओर। इस दिशा में अगर हम चले हैं तो बंद पास ABCFA इस वाले बंद पास में किरचॉफ के वोल्टता नियम को अगर हम लोग लगाएं तो आप ध्यान दो, A से B की ओर जाते समय आप इस सेल के धन इलेक्ट्रोड से प्रवेश किए हो तो इसके हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो ऋणात्मक -1। आगे धारा बह रही है 3 ओम से इस दिशा में, आप जा रहे हो इस दिशा में, आपके जाने की दिशा धारा की दिशा के विपरीत है, तो यहाँ पर I और R के गुणनफल को धनात्मक लेंगे, यानी 3I3। ठीक, धनात्मक ले लिए। फिर आगे बढ़े, B से C के बीच में कुछ है नहीं, ठीक है, धारा I3 दिख रही है लेकिन प्रतिरोध कोई नहीं है तो इसलिए कोई मतलब नहीं। फिर आप जब C से F की तरफ बढ़े तो आपके जाने की दिशा जो है वही इस 2 ओम के प्रतिरोध से I2 धारा के जाने की दिशा है, तो I2 और 2 के गुणनफल को लेंगे हम लोग ऋणात्मक, तो -2I2 और इन सब का योग हो जाएगा 0। यहाँ से इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इनको इधर रहने दिए, -1 को उधर भेज दिए, तो हमारा समीकरण हो गया 3I3 - 2I2 बराबर 0। ये 3I3 - 2I2 बराबर 1 इधर चला आया है। अब इसी प्रकार से आप दूसरे बंद पास या लूप किसमें FCDEF इस रास्ते पे जब चल रहे हो तो F से C की ओर जाने में धारा के उल्टा, तो धनात्मक 2I2 हो गया। C से D कोई प्रतिरोध नहीं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि धारा भले दिख रही है, प्रतिरोध कोई नहीं। D से E की ओर 4 ओम से आप धारा की उल्टा दिशा में गए हो, धनात्मक 4 × I1 + 4I1। 2 वोल्ट वाली सेल से धन सिरे से प्रवेश किए हो, उल्टा जा रहे हो, -2 बराबर 0 इन सब का जोड़।
यहाँ से कहेंगे तो 2i2 प्लस 4i1 बराबर इसको इधर, या सब में 2 से हम भाग दे सकते हैं दोनों पक्षों में, तो 2i1 प्लस i2 बराबर 1। ये समीकरण जब 2 था तो इसको हम लोग समीकरण 3 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ ये जो समीकरण 3 था ना, इसको समीकरण 4 कर लेंगे। अब समीकरण 1 से जो i1 बराबर i2 प्लस i3 है ना, इसको हम लोग किस में, इसमें रखेंगे, किस समीकरण 3 में रखेंगे। जो समीकरण 3 में रखेंगे तो i1 की जगह i2 प्लस i3 रखेंगे तो 2i2 और एक i2 है और है, हो जाएगा 3i2 और यहाँ 2i3 बचेगा ही, है ना। तो मान रख के यहाँ i1 की जगह i2 प्लस i3 देखेंगे तो हम लोग इस रूप में पहुँचेंगे। फिर हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हमारा समीकरण रहेगा समीकरण 2 ये वाला है ना, और दूसरा ये जो अभी अभी मिला है समीकरण 4। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो हल करने पे हमको i2 और i3 के मान मिल जाएंगे। हल करने में आप देख ही रहे हो, जैसे यहाँ मान लो 2i2 है और यहाँ 2i3 है, तो ठीक है, अपना इस हिसाब से गुणा कर लो कि इसमें अगर हम 2 से गुणा किए, उसमें हमने 3 से गुणा किया, तो ठीक है, अपना सरल कर लेंगे उस हिसाब से। जब सरल किया हमने इसको तो हमें i2 का मान मिला 1/13 एम्पियर और i3 का मान मिला 5/13 एम्पियर इस समीकरण 4 और समीकरण 2 को हल करने पर। और i2 i3 के मान मिल गए तो ये मान हम यहाँ रख दिए समीकरण 1 में, तो इन दोनों का जो योग है वो हमारा हो गया i1 और हमें यही i1 i2 और i3 के मान निकालने थे। तो इस तरह से हम इन परिपथ में धाराओं के मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, बाकी अभ्यास के ऊपर है, आप लोग बाकी और प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए ऐसे ही। आज के लिए फ़िलहाल अभी इतना ही, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।